तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जिसका ब्रह्मास्त्र का पार्ट 8। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आज की इस वीडियो में, दोस्तों आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने जी के जिसके ब्रह्मास्त्र के पार्ट 7 और करा रखे हैं। ठीक है, अगर आपने दोस्तों अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा, उन वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको उन वीडियो के अंदर भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है। दोस्तों मूल राशियां वे होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, यानी कि अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती। ठीक है, जैसे कि दोस्तों विद्युत धारा हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया। ठीक है, विद्युत धारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूरी हो गया और पदार्थ की मात्रा, ये सब दोस्तों मूल राशि हैं। ठीक है, ये दोस्तों ऐसी राशि हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, यानी कि स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं वजन की दोस्तों, तो वजन एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, तो वजन का मात्रक होता है न्यूटन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आवृत्ति की दोस्तों, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है दोस्तों, तो ये रखा गया मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, तो ये एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी दोस्तों, तो ये पंजाब राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कब शुरू हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1960 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा, सुएज नहर किन सागरों को आपस में जोड़ती है दोस्तों, तो ये लाल सागर को भूमध्य रेत सागर से जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है दोस्तों, तो ये कील नहर जोड़ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पनामा नहर की दोस्तों, तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का हमारा, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गेहूं में और चावल में सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है दोस्तों, तो ये चाइना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, राज्य की बात करते हैं, तो भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है, तो भारत का दोस्तों कर्नाटक राज्य सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा, दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों दाढ़ी बनाने में और जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, ठीक है, यानी कि सामने वाली लाइट होती है, उसमें भी दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो गाड़ी की हेडलाइट में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो पौधों के दोस्तों किस भाग से निकाला जाता है, तो पौधों के, ठीक है, कपास के बीजों से निकाला जाता है रेशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों गुजरात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा देश की बात करें तो चाइना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड द्वीप दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है द ग्रेट निकोबार द्वीप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों ये सबको पता होगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा दोस्तों? तो टाइफाइड में दोस्तों आंतें प्रभावित होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है प्रिज्म के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, ठीक है। सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा दोस्तों। कौन सी संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है दोस्तों? तो ये करती है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिब्राल्टर संधि ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों किसके मध्य है? तो ये दोस्तों स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं डोवर जल संधि दोस्तों। तो डोवर जलडब्रू मंडल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, ठीक है। इसके अलावा बेरिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो बेरिंग जलडब्रू मंडल रूस को अमेरिका से अलग करता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों क्वेश्चन को। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कोची बंदरगाह स्थित है, नावा शेवा बंदरगाह स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, ठीक है, मोरमक गोवा ये बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बात करें पारादीप, ठीक है। तो पारादीप कहाँ पर है दोस्तों? तो ये पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पारादीप, ठीक है। और दोस्तों किस राज्य में पारादीप? तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नावा शेवा की बात करते हैं दोस्तों। तो नावा शेवा का कभी कभी नया नाम पूछता है, ठीक है। तो नावा शेवा बंदरगाह का नया नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। और कहाँ पर है दोस्तों ये? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोची की बात करते हैं। तो कोची बंदरगाह कहाँ पर है? तो कोची बंदरगाह दोस्तों केरल में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मारमक गोवा ये कहाँ पर है? तो ये गोवा में स्थित है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है गोवा, ठीक है। गोवा में ये बंदरगाह स्थित है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का हमारा। पेंटागन है एक प्रकार का क्या दोस्तों? तो पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, सबको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, यानी कि लोकसभा के दूसरे नाम क्या है? तो लोकसभा को दोस्तों निचला सदन या फिर निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं लोकसभा को दोस्तों भंग भी किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 यानी कि 85 के तहत लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राज्यसभा की दोस्तों। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का हमारा। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है दोस्तों। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये ग्रीनविच समय से कितने घंटे आ गए दोस्तों? तो ये 5.5 घंटे आ गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों। तो ये किसके निकटतम है सबसे अधिक? तो दोस्तों ये इलाहाबाद के निकट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, यानी कि ये रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा। दोस्तों मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था कि भारत का मानक समय दोस्तों ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। ठीक है, यानी कि दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, मैं आपको दोस्तों प्रमुख जो नेशनल पार्क है उनके नाम बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, बांधवगढ़, इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का हमारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो तुलबुल परियोजना दोस्तों जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं दोस्तों आज हम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये केरल राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये बिहार राज्य है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षर कौन सा दोस्तों? तो ये केरल है और सबसे कम साक्षर है बिहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार राज्य का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आज का हमारा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ठीक है, सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो ये आगरा में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा। भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? तो भारी जल दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारी जल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो भारी जल का प्रयोग दोस्तों नाभिक के रिएक्टर को मंद करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आज का हमारा। जेनेटिक कोड की खोज किसने करी थी? तो दोस्तों जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आज का हमारा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, शारदा नहर की लंबाई कितनी है? तो शारदा नहर की लंबाई है 350 किलोमीटर। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों 1920 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और 1928 में ये बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, शारदा नहर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अप्रत्यय का अंत कर दिया गया दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 17 के तहत अप्रत्यय का अंत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 18 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित है दोस्तों? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध दोस्तों ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं रुक्मणी देवी, मैंने आपको सॉरी दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रुक्मणी देवी भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा SK सरोज भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा मृणाली साराभाई का संबंध भी भरतनाट्यम से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कथक, तो दोस्तों कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कथक के प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? तो कथक के प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओडिसी दोस्तों ओडिशा का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा।
गीत गोविंद किसकी रचना दोस्तों? तो गीत गोविंद दोस्तों जयदेव की रचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आज का हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। अगर दोस्तों आपने अभी तक कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, ठीक है। इनकी रचना एक गीतांजलि के लिए इनको, ठीक है, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों साहित्य में मिला था, ठीक है, इनको ये पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आज का हमारा, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, पृथ्वी जो है 3 परतों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट बोलते हैं, उससे नीचे वाले भाग को मेटल बोलते हैं, और सबसे बीच वाले भाग को कोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 परतें होती हैं इसकी, क्रस्ट, मेटल और कोर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आज का हमारा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का हमारा, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो पश्चिमी घाट को दोस्तों हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसमें हिमाद्री नहीं आएगा, इसमें साहिद्री आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको सही कर लेना, ठीक है। आप इसका साहिद्री आंसर होगा, ठीक है, हिमाद्री नहीं होगा। बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का हमारा, मानव शरीर में हड्डी कितनी होती है दोस्तों? तो सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो ये फीमर हड्डी है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो फीमर हड्डी दोस्तों जांग में पाई जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है आज का हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं स्कर्वी रोग दोस्तों। तो स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं सूखा रोग दोस्तों। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। इसके अलावा तपेदिक की बात करते हैं दोस्तों। तो तपेदिक रोग दोस्तों हवा के कारण होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर किसी मनुष्य को तपेदिक रोग है दोस्तों, तो वो अगर छींकेगा दोस्तों, तो जिस तरह से हम सांस लेते हैं, अगर उसकी छींक का जो थोड़े कण होते हैं वो हमारे अंदर पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो हमें भी तपेदिक रोग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 है आज का हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं 1 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये कहां से कहां तक है? तो ये दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आज का हमारा, चरकुला लोक नृत्य निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है दोस्तों 34 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्रजभूमि से। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 आज का हमारा, एडवेयर तथा स्पाईवेयर क्या है दोस्तों? तो एक साइबर जासूसी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 आज का हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया था दोस्तों? तो ये 1993 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है आज का हमारा,
जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया था दोस्तों? तो ये संविधान 101वें ठीक है संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो संशोधन ठीक है संविधान संशोधन अधिनियम ठीक है कौन सा था? ये 101 था। और दोस्तों बिल कौन सा था ये? तो ये दोस्तों ये था बिल 122 पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी दोस्तों एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था भारत का? तो पहला राज्य था असम और दूसरा राज्य था बिहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है आज का हमारा। सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग होने वाला संचार साधन कौन सा दोस्तों? तो यह है टेलीफोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो को कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।